Hello, students. How are you? I hope you are fine at your homes with your loved ones. Students, in our previous class, we have completed chapter 10, class 10th science. In today's class, we are going to start chapter number 11. Chapter name is The Human Eye and the Colorful World. सो इस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? ह्यूमन आई और कलर्स के बारे में पढ़ेंगे, जो लाइट का कलर्स होता है उसके बारे में. वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस चैप्टर अबाउट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय लेंसेज. We also studied the nature, position and relative size of images formed by the lenses. इससे पहले वाले चैप्टर में हम क्या पढ़ चुके हैं? लेंसेज से रिफ्रैक्शन पढ़ चुके हैं, लाइट का रिफ्रैक्शन और इमेज जो बनती है लेंस से, इमेज जो बनती है उसकी नेचर, पोजीशन और उसका साइज क्या होगा, वो सब पढ़ चुके हैं. हाउ कैन दीज आइडियाज़ हेल्प अस इन द स्टडी ऑफ द ह्यूमन आई. ये सब आइडियाज़ जो हम पढ़ चुके प्रीवियस चैप्टर में, वो कैसे हमारी हेल्प करेंगे ह्यूमन आई की स्टडी करने के लिए. द ह्यूमन आई यूजेस लाइट एंड इनेबल्स अस टू सी ऑब्जेक्ट अराउंड अस. ह्यूमन आई जो होती है वो लाइट का यूज करती है और हमें ऑब्जेक्ट दिखते हैं जो भी हमारे आसपास होते हैं लाइट्स की वजह से. इट हैज़ अ लेंस इन इट्स स्ट्रक्चर. व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द लेंस इन अ ह्यूमन आई. इसमें एक लेंस लगा होता है, इसके स्ट्रक्चर में एक लेंस लगा होता है और ये कैसे काम करता है, इसका फंक्शन क्या होता है ह्यूमन आई के अंदर उस लेंस का, वो सब हम पढ़ेंगे. हाउ डू द लेंसेज यूज इन स्पेक्टिकल्स करेक्ट डिफेक्ट ऑफ विजन. जो लेंस होते हैं वो जब स्पेक्स होते हैं उसमें जो लेंस लगाए जाते हैं वो कैसे डिफेक्ट को करेक्ट करते हैं, वो सब पढ़ेंगे. लेट अस कंसिडर दीज क्वेश्चन इन दिस चैप्टर. We have learnt in the previous chapter about light and some of its properties. In this chapter we shall use these ideas to study some of the optical phenomena in nature. We shall also discuss about rainbow formation, splitting of white light and blue colors of sky. इस चैप्टर में हम कुछ ऑप्टिकल फिनोमिना के नेचर में जो कुछ ऑप्टिकल फिनोमिना होते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे. और हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में? रेनबो फॉर्मेशन, कैसे रेनबो फॉर्म्ड होता है, और वाइट लाइट को डिवाइड करें तो वो किस किस कलर में डिवाइड हो जाती है, और स्काई का कलर ब्लू क्यों होता है, ये सब. फर्स्ट है ह्यूमन आई. द ह्यूमन आई इज़ वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल एंड सेंसिटिव सेंस ऑर्गन. It enables us to see the wonderful world and the colors around us. ह्यूमन आई है जो क्या होता है, वो बहुत ही मोस्ट वैल्यूबल और सेंसिटिव सेंस ऑर्गन है ह्यूमन बींग्स का. और ये क्या करता है, ये हमें ह्यूमन आई जो आई होती है उससे हम क्या करते हैं, हमारे आसपास की चीज़ों को देख सकते हैं और उनके कलर्स को हम देख सकते हैं, जो डिफरेंट कलर्स है उनको हम देख सकते हैं. On the closing eyes, we can identify object to some extent by their smell, taste, sound they make or by touch. अगर हम अपनी आँखों को बंद कर ले तो हम जो ऑब्जेक्ट है उनको बस स्मेल के द्वारा, टेस्ट के द्वारा, उनकी आवाज़ और उनको टच करके ही पहचान सकते हैं. It is however impossible to identify colors while closing the eyes. और यह इम्पॉसिबल होगा कि अगर हम आँखें बंद कर ले तो हम आंखें बंद करके किसी ऑब्जेक्ट का कलर बता सकें. Thus of all the sense organ, the human eye is the most significant one, as it enables us to see the beautiful colorful world around us. इन जो भी हमारे सेंस ऑर्गन है उनमें जो आई है वो बहुत ही मोस्ट वैल्यूएबल है, और ये हमें ब्यूटीफुल वर्ल्ड को, उसके कलर्स को, जो आसपास ऑब्जेक्ट होते हैं उनके कलर्स को देखने के लिए हमें इनेबल करती है. द ह्यूमन आई इज लाइक अ कैमरा. इट्स लेंस सिस्टम फॉर्म एन इमेज ऑन अ लाइट सेंसिटिव स्क्रीन कॉल्ड द रेटिना. Light enters the eye through a thin membrane called the cornea. It forms the transparent blotch on the front surface of the eyeball as shown in figure 11.1.
The eyeball is approximately spherical in shape with a diameter of about 2.3 centimeter. Most of the refraction for the light rays entering the eye occurs at the outer surface of the cornea. The crystalline lens merely provides the finer adjustment of focal length required to focus object at different distances on the retina. We find a structure called iris behind the cornea. Iris is a dark muscular diaphragm that controls the size of the pupil. The pupil regulates and controls the amounts of light entering the eye. The eye lens forms an inverted and real image of the object on the retina. The retina is a delicate membrane having enormous number of light sensitive cells. The light sensitive cells get activated upon illumination and generate electrical signals. These signals are sent to the brain via the optic nerves. The brain interprets these signals and finally processes the information so that we perceive object as they are. तो इसमें क्या बोला गया है कि ये जो स्ट्रक्चर, ये जो डायग्राम दिया हुआ है, ये ह्यूमन आई का डायग्राम है. इसमें क्या क्या है, इसमें जो अगर हम आगे से देखते हैं तो एक बीच में ये लेंस दिया हुआ है जिसको क्रिस्टलाइन लेंस बोलते हैं. इसकी शेप कैसी है, इसकी शेप है कॉन्वेक्स लेंस की तरह इसकी शेप होती है. इसको होल्ड करने के लिए इसके ऊपर और नीचे की तरफ सिलरी मसल्स होती हैं जो इसको एडजस्ट करती है. और इसको आगे इसके आगे अगर हम बात करें तो इसके आगे क्या होती है, आइरिस होती है. ये हम देख सकते हैं, ये जो थोड़ा सा डार्क कलर है, डार्क ब्राउन कलर, डार्क ग्रे कलर में जो है वो आइरिस है इसको होल्ड करने के लिए. और इसके मिडिल वाला पार्ट जो है, लेंस के मिडिल वाला पार्ट, उसको क्या बोलते हैं, पुपिल बोलते हैं. और इससे जो लेंस के आगे जो ब्लैंक स्पेस दिखा हुआ है, दिख रहा है, ये ब्लैंक स्पेस में क्या हुआ होता है, एक्वस ह्यूमर होता है. एक लिक्विड होता है जिसको एक्वस ह्यूमर बोलते हैं. इसके बाद इसमें से अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो उससे जो लाइट की रे निकलती है वो इस लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद उसकी इमेज कहाँ पे बनती है, उसकी इमेज यहाँ पीछे जहाँ पे ये रेटिना लिखा हुआ है यहाँ पे इमेज बनती है. कैसी बनती है इमेज, ये इन्वर्टेड होती है, ऑब्जेक्ट से इन्वर्टेड इमेज बनती है. और ये जो बड़े पार्ट में, बड़े सर्किल में ये ब्लू कलर का जो दिख रहा है, ये क्या है, ये विटेरियस ह्यूमर है. ये भी एक लिक्विड टाइप का होता है. तो जब हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो उससे निकलने वाली लाइट की रेज हमारे इस जो आईज में ये लेंस होता है इससे रिफ्रैक्ट होती है. और इससे रिफ्रैक्शन के बाद उसकी इमेज कहाँ पे बनाती है, रेटिना पर बनाती है. और वो इमेज कैसी होती है, उल्टी होती है. फिर उससे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जब रेटिना पर उस ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है तो उससे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट होते हैं जो कि ये ऑप्टिकल नर्व्स के थ्रू माइंड मतलब ब्रेन तक सेंड किए जाते हैं. तो ह्यूमन आई के अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक लेंस बनाएंगे, एक कॉन्वेक्स लेंस बनाएंगे. और इनको एडजस्ट करने के लिए इनके ऊपर और नीचे की तरफ सिलेरी मसल्स बना देंगे. और उसको मसल्स बनाने के बाद आगे की तरफ ये आइरिस वाला पार्ट जो डार्क ग्रे है ये वाला पार्ट बना देंगे. और एक सर्किल बना देंगे जो इसको पूरे को होल्ड कर रहा होगा. और सर्किल के आगे जहाँ पर लेंस लगा हो उस वाले पार्ट को थोड़ा सा आगे की तरफ खींचते हुए ड्रॉ करेंगे. और बीच में एक्वस ह्यूमर और इस तरफ ये बड़े वाले सर्किल वाले पार्ट में विट्रेस ह्यूमर बना देंगे. और ये जो पीछे वाला जो सर्किल का लेंस के जस्ट फ्रंट में जो पार्ट है राइट साइड में, इसको क्या लिखेंगे हम, रेटिना, क्योंकि यहाँ पर इमेज बनती है. और इसके बाद नीचे की तरफ ऑप्टिकल नर्व्स दिखा देंगे. तो इस तरह हम ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं. डैमेज और
Damage to or malfunction of any part of the visual system can lead to significant loss of visual functioning. For example, if any of the structures involved in the transmission of light, like the cornea, pupil, eye lens, aqueous humor, and vitreous humor, or those responsible for conversion of light to electrical impulse, like the retina or even the optical nerve that transmit these impulses to the brain, is damaged, it will result in visual impairment. You might have experienced that you are not able to see object clearly for sometimes when you enter from bright light to a room with the dim light. After some time, however, you may be able to see things in the dim light room. The pupil of an eye act like a variable aperture whose size can be varied with the help of the iris. When the light is very bright, the iris contracts the pupil to allow less light to enter the eye. However, in the dim light, the iris expands the pupil to allow more light to enter the eye. Thus, the pupil opens completely through the relaxation of iris. Damage to or malfunction of any part of the visual system can lead to the significant loss of visual functioning. मीन्स अगर हमारा विजुअल फंक्शन सही तरह से काम नहीं कर रहा है, विजुअल फंक्शनिंग सही तरह से काम नहीं कर रही है, तो उसमें डैमेज हो सकता है और माल फंक्शनिंग हो सकती है. जैसे कि हम इसमें से इतनी सारी ह्यूमन आई में बहुत सारी चीज़ें पड़ी थी, जैसे कि कॉर्निया हो गई, पुपिल्स हो गया, आई लेंस हो गया, एक्वस ह्यूमर और विट्रेस ह्यूमर हो गया. ये सब रेस्पॉन्सिबल होते हैं लाइट कन्वर्जन के लिए और उनको इलेक्ट्रिक इम्पल्स में कन्वर्ट करने के लिए. और इसके अलावा रेटिना और ऑप्टिक नर्व्स डेट ट्रांसमिट दीज इम्पल्स टू द ब्रेन. और इसके अलावा जो रेटिना होती है जिस पर इमेज बनती है, और ऑप्टिकल नर्व्स जो होती है जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ब्रेन तक पहुंचाती है, ये सब है. अगर सही तरह से वर्क नहीं करेंगे तो हमारी आई डैमेज हो जाएगी. जैसे कि अगर हम एग्जांपल ले लें कि हम बाहर बहुत तेज़ लाइट है, बाहर धूप में से अगर हम एक डार्क रूम में आते हैं तो हमें स्टार्टिंग में कुछ नहीं दिखाई देता है. वो क्यों होता है? क्योंकि बाहर जब बहुत ज़्यादा लाइट थी तो हमारी जो आइरिस थी वो कम लाइट को मतलब ह्यूमन आई के अंदर एंटर करने दे रही थी. और जब हम एकदम से बहुत ज़्यादा लाइट से डिम लाइट में आते हैं तो वो क्या करती है, वो उसी पोजीशन पर रहती है, जिससे कि अंदर कम लाइट होने की वजह से वो उस लाइट को कम लाइट को अंदर नहीं नहीं करने देती. उसके बाद क्या होता है, फिर धीरे धीरे हमें डार्क रूम में सबको दिखाई देने लगता है. उससे क्या होता है कि जो आइरिस होती है जो पहले सिकुड़ चुकी होती है वो क्या करती है, वो खूब दूर दूर फैल जाती है, और जिससे कि ज़्यादा लाइट हमारी ह्यूमन आई में एंटर करती है, मतलब वो ज़्यादा लाइट को एंटर करने देती है, जिससे कि हम डार्क रूम में फिर सारी चीज़ें मतलब इजीली विजिबल इजीली देख सकते हैं. सो ये जो होता है, when the light is very bright the iris contracts the pupil to allow less light to enter. और जब बहुत ज़्यादा लाइट होती है तो पुपिल जो होता है वो क्या करता है कि वो लेस लाइट को मतलब कम लाइट को एंटर करने देता है. और डिम लाइट द आइरिस एक्सपेंड द पुपिल्स, जो आइरिस होती है वो पुपिल्स को एक्सपेंड कर देती है और वो ज़्यादा से ज़्यादा मोर लाइट टू एंटर द आई. ठीक है. इसके बाद आता है पावर ऑफ accommodation. The eye lens is composed of a fibrous jelly-like material. Its curvature can be modified or to some extent by the ciliary muscle. The change in the curvature of the eye lens can thus change its focal length. When the muscles are relaxed, the lens becomes thinner. Thus, its focal length increase. This enables us to see distant object clearly. When you are looking at object closer to the eye, the ciliary muscle contracts. This increases the curvature of the eye lens. The eye lens then becomes thicker. Consequently, the focal length of the eye
lens decreases. This enables us to see nearby object clearly. मीन्स क्या होता है कि जो आई होती है उसमें जेली लाइक का मटेरियल होता है जो इसकी कर्वेचर होती है, जिसको ये मॉडिफाइड कर सकते हैं सिलेरी मसल्स। जो आई लेंस होता है वो अपनी शेप चेंज करता रहता है, किसकी हेल्प से? सिलेरी मसल्स की हेल्प से। जो मतलब ये जो मसल्स होती है वो लेंस की शेप को चेंज करती रहती है। मीन्स उस पर अगर वो प्रेशर बना के लेंस की शेप को कम भी कर देती है और वो लेंस की शेप बढ़ा देती है, क्योंकि वो जो लेंस होता है वो किस तरह का होता है? जेली लाइक मटेरियल होता है वो। जब अगर हम बात करें कि अगर हम बहुत पास रख के किसी चीज़ को देखें तो वो हमें स्ट्रेन हमारे जो माइंड में, ब्रेन में स्ट्रेन क्रिएट करती है और वो क्लियर विजिबल भी नहीं होती। तो क्या करती है, जो ये स्लेरल मसल्स होती है वो लेंस को छो उस पर प्रेशर बनाती है और वो लेंस को छोटा कर देती है, जिससे क्या होता है लेंस की जो वो है फोकल लेंथ है वो क्या हो जाती है, जब छोटा हो जाएगा तो लेंस उसकी फोकल लेंथ बढ़ जाती है, और जिससे कि वो धीरे धीरे विजिबल होने लगते हैं। इसके अलावा जब हम दूर के ऑब्जेक्ट को क्लियरली देखने की कोशिश करते हैं तो वो सिलेरियन मसल्स लेंस को फ्री छोड़ देती है, जिससे कि वो रीशेप हो जाता है और उसकी फोकल लेंथ कम हो जाती है, जिससे दूर रखा हुआ ऑब्जेक्ट की इमेज सीधे रेटिना पर बन जाती है। तो इस तरह से लेंस का छोटा होना और बड़ा होना, इसको क्या बोलते हैं? पावर ऑफ एकोमोडेशन। द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड एकोमोडेशन। जब लेंस छोटा और बड़ा होगा तो उसकी फोकल लेंथ भी चेंज होगी, और इसी तरह और यही एबिलिटी आई लेंस की, ये एबिलिटी की जो उसकी फोकल लेंथ को एडजस्ट कर सकती है सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ये क्या कहलाती है? ये होती है अकोमोडेशन, पावर ऑफ अकोमोडेशन। However, the focal length of the eye lens cannot be decreased below the certain minimum limit. जो फोकल लेंथ होती है, अब ये जो आई लेंस की फोकल लेंथ होती है ये एक मिनिमम लेंथ, फिक्स लेंथ तक डिक्रीज हो सकती है, उससे कम नहीं हो सकती। ट्राई टू read a printed pages by holding it very close to your eyes. You may be see the image being blurred or feel strain in the eye. To see an object comfortably and distinctly, you must hold it at about 25 centimeter from the eyes. मीन्स क्या होता है, अगर हम बहुत पास रख के प्रिंटेड पेज को आँख के बहुत पास रख के पढ़ने की कोशिश करेंगे तो वो हमें क्लियरली विजिबल नहीं होगा और वो स्ट्रेन क्रिएट करेगा हमारे ब्रेन में। और अगर हम एक मिनिमम डिस्टेंस आई से एक मिनिमम डिस्टेंस पर किसी प्रिंटेड पेज को रख कर पढ़ने की कोशिश करते हैं जिससे कि वो क्लियर दिखाई दे, तो वो उस मिनिमम डिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है? इज अबाउट 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई से 25 सेंटीमीटर पर जो अगर हम किसी चीज़ को रखकर प्रिंटेड पेज को रखकर पढ़ने की कोशिश करते हैं तो वहाँ से वो क्लियर दिखाई देता है। द मिनिमम डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन मोस्ट डिस्टिंक्टली विदाउट स्ट्रेन इज कॉल्ड द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। जो ये मिनिमम डिस्टेंस होती है ऑब्जेक्ट को डिस्टिंक्टली विदाउट स्ट्रेन देखने के लिए, ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। इट इज आल्सो कॉल्ड द नियर पॉइंट ऑफ द आई। For a young adult with the normal vision, the near point is about 25 सेंटीमीटर। जो छोटे बच्चे होते हैं, जो छोटे यंग चाइल्ड होते हैं, उनके लिए जो नॉर्मल विज़न है नियर पॉइंट का, वो नियर पॉइंट कौन सा होता है? 25 सेंटीमीटर ही होता है। द फारस्ट पॉइंट अप टू विच द आई कैन सी ऑब्जेक्ट क्लियरली इज कॉल्ड द फार पॉइंट ऑफ द आई। और जो दूर, बहुत दूर वाला पॉइंट जो कि हमारी आंखें देख सकती है, क्लियरली देख सकती है, उसको क्या बोलेंगे? 4 पॉइंट बोलेंगे ऑफ द आई। आई के लिए 4 पॉइंट। एक तो हमने देख लिया नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर, और 4 पॉइंट क्या होता है? जितनी दूर हम क्लियरली देख सकते हैं हमारी आईज के द्वारा, मतलब 4 पॉइंट। इट इज़ इन्फिनिटी फॉर ए नॉर्मल आई। और ये नॉर्मल आई के लिए कितना होता है? इन्फिनिटी होता है। यू मे नॉट देयर
not here. A normal eye can see object clearly that are between 25 centimeter and infinity. और यहाँ पे हम एक चीज़ नोट कर सकते हैं कि हम जो चीज़ें देखते हैं वो उनकी रेंज क्या होती है, उनकी डिस्टेंस की रेंज क्या होती है हमारी आइज से 25 सेंटीमीटर से इन्फिनिटी तक उनकी रेंज होती है. Sometimes the crystalline lens of the people at old age becomes milky and cloudy. This condition is called cataract. This causes partial or completely loss of vision. It is impossible to restore vision through a cataract surgery. ये क्या कभी कभी ऐसा होता है जो क्रिस्टलाइन लेंस होता है ओल्ड एज में, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनकी एज में उनका जो लेंस होता है, आई लेंस होता है, वो क्या होता है, मिल्की हो जाता है, क्लाउडी हो जाता है, मतलब धुंधला हो जाता है. और ये क्या, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, कैटरैक्ट बोलते हैं. ये इसमें क्या होता है, इसमें कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, मतलब इसमें सब दिखाई देना बंद हो जाता है. और इसका रिस्टोर करने के लिए, विजन रिस्टोर करने के लिए बस एक ही पॉसिबल वे है, वो क्या है, इसकी सर्जरी. इसको सर्जरी को क्या बोलें, कैटरैक्ट सर्जरी. इट इज़ पॉसिबल टू रिस्टोर विजन थ्रू अ कैटरैक्ट सर्जरी. और इसको हम रिस्टोर करने के लिए क्या क्या करवाते हैं, सर्जरी करवाते हैं विजन को रिस्टोर करने के लिए. वाई डू वी हैव टू आइज फॉर विजन नॉट जस्ट वन. में से बोल रहा है कि हमारे दो आइज़ क्यों होती है देखने के लिए, बल्कि हम एक से भी देख सकते हैं. इसका फ़ायदा क्या कि हम दो आइज़ से हम कम्प्लीटली 180 डिग्री की डिस्टेंस, मतलब 180 डिग्री वाइड एंगल्स में देख सकते हैं. जैसे अगर हम राइट साइड से स्टार्ट करें, राइट साइड से लेके लेफ़्ट साइड तक अगर हम बात करते हैं, तो ये वाइड एंगल हम 180 डिग्री का देख सकते हैं. 180 डिग्री के वाइड एंगल्स में हम दोनों आइज़ की हेल्प से देख सकते हैं, जबकि एक आइज़ की हेल्प से हम ओनली 150 डिग्री तक के वाइड एंगल में ही देख सकते हैं. और सेकंड थिंग इज़ कि जब हम एक आइज़ को क्लोज करके हम किसी चीज़ को देखने की कोशिश करते हैं, तो उसकी जो इमेज होती है वो 2D इमेज बनती है. जबकि अगर हम दोनों आइज़ की हेल्प से उस ऑब्जेक्ट को देखने की, किसी ऑब्जेक्ट को देखने की कोशिश करेंगे, तो उसकी इमेज हमारे में जो माइंड, हमारे जो ब्रेन में उसकी इमेज बनेगी, वो उसकी 3D इमेज बनती है. क्योंकि दोनों आइज़ से उसकी डेप्थ जो होती है, जो उसकी डिस्टेंस होती है उस ऑब्जेक्ट के दोनों आइज़ से, वो अलग अलग होती है. क्योंकि दोनों आइज़ अलग अलग हैं और दोनों कुछ दूरी पर हमारी आइज़ रहती हैं, जिससे कि उस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दोनों आइज़ से अलग अलग होती है, जिससे कि वो डेप्थ कंट्रोल करके उसकी 3D इमेज बनाती है हमारे ब्रेन में. इसलिए वो दोनों आइज़ पे दोनों अलग अलग इमेज बनती है, और वो दोनों इमेज कंबाइन होकर उसकी 3D इमेज बनाती है ब्रेन में. और यूजिंग द एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन टू टेल अस हाउ क्लोज और फार अवे थिंग्स आर. और उससे हम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो कितनी दूरी पर है और कैसा है. सो आई होप कि यहाँ तक सब समझ में आया होगा. So thanks for watching. Thank you very much.